जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं हूं आपका सोशल साइंस फैकल्टी। आई वेलकम यू ऑल इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। मेरे पीछे आप ये चैप्टर का नाम देख रहे होंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है, लेकिन आई बिलीव एज अ ह्यूमन बीइंग इस चैप्टर को हमें बहुत ही सेंसिटिव तरीके से पढ़ना चाहिए, बिकॉज दिस चैप्टर टेल अस कि वी आर जस्ट अ डस्ट ऑफ डस्ट इन दिस यूनिवर्स। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ रहते हैं जो कि हर एक स्पीशीज़ का एक स्पेसिफिक रोल होता है। अगर कोई एक स्पीशीज़ नहीं होगी, उसके कारण से यहाँ पर एक्सटिंक्शंस भी आ सकता है। अगर मैं कहूँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर बटरफ्लाइज नहीं होंगी तो ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्ट होना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्ट होने में मदद करती हैं। और अगर हम इसी तरीके से इन प्रजातियों को, स्पीशीज को ख़त्म करते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी भी लाइफ खतरे में होगी। एंड वी आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स अ सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। सो दैट इज़ वाई अगर हमें इस मास एक्सटिंक्शन से बचना है तो हमें बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है और हमें अपने अंदर इन्वायरमेंट के प्रति एक सेंसिटिविटी लाना है। पर्सनली आई बिलीव एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट है तो हम हैं। ठीक है, तो आज ये चैप्टर बहुत ही एक आपके दिमाग में, आपकी चेतना में एक ऐसी चीज़ें डालेगा कि जिससे आपको इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को। एज वेल एज इस चैप्टर में मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगा और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आई गारंटी यू कि आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले आप अपनी कॉपी पेन लेकर के आराम से बैठ जाइए और फिर हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को इत्मीनान से एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में कि की टर्म्स। आई विल डिस्कस अबाउट द की टर्म्स। ठीक है, कुछ की टर्म्स के बारे में हम समझेंगे ताकि आपको यहाँ पर इस चैप्टर्स को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। Conservation of forest and wildlife. Then I will discuss about the type and distribution of forest. Then I am going to discuss about the community and conservation. कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड इन दिस आई विल डिस्कस अबाउट द सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक है बात करेंगे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, अलग से हम बात करेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप द एजेंडा ऑफ दिस टुडेज टॉपिक, टुडेज चैप्टर इज क्लियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ की टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। की टर्म्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट द, ये टर्म्स आपने कई बार सुना होगा, फ्लोरा क्या होता है। आई विल डिस्कस अबाउट द फाना क्या होता है। ठीक है, देन आई विल डिस्कस अबाउट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, या फिर इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में इस चैप्टर में मैं कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। क्यों करूँगा? इसलिए करूँगा क्योंकि इस चैप्टर्स को समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स का
अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत है, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि सर ये मुझे क्यों बता रहे हैं अगर बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है तो। बट आई बिलीव कि अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है तो कुछ और कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स आपके पहले एनसीईआरटी में इंक्लूडेड थे, बट अभी जब रिवीजन हुआ सिलेबस तो उसमें ये सारे टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। बट आई विल डिस्कस इन ब्रीफ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द की टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर बैकग्राउंड में आप पिक्चर देख रहे होंगे, ठीक है। हमारे शेर भैया है ना, और तोता मैना आपको दिख जाएंगे, बंदर सर दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो अलग अलग कितने ब्यूटीफुल ना पिक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। तो सोचो जरा, बायोडाइवर्सिटी का इसको हम डिवाइड करते हैं, इस टर्मिनोलॉजीज को हम डिवाइड करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में दो वर्ड है, ठीक है। कितने वर्ड है बेटा? दो वर्ड है। कौन कौन से हैं? दो वर्ड कौन कौन से हैं? एक है बायो और दूसरा है बेटा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। तो बायो का मतलब क्या होता है? व्हाट डज मीन बाय बायो? बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग, ठीक है। बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, जीवित, ठीक है। एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं बायोडाइवर्सिटी को, तो बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली अ वैरायटी ऑफ, इट इज बेसिकली अ वैरायटी ऑफ life, variety of life in terms of species or genes, in terms of species and genes, ठीक है। species और genes के terms में मैं बात करूं तो this is called as a biodiversity. I hope this is visible. अगर visual नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ symbols बना देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर आसानी से दिख जाए, ठीक है। तो दिस इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है और यहाँ पे कलर कैसे फिल होगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड एज वैरायटी ऑफ लाइफ या फिर इन टर्म्स ऑफ जीन्स एंड स्पीशीज, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि कितने सारे यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे सामने दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं बेटा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसको एक बार डिफाइन करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। तो यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा कि इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड species, diverse in form, function, diverse in form and function but closely integrated, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिखा है बेटा कि वाइल्ड लाइफ, ठीक है, रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शनल बट क्लोजली इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो क्लोजली इंटीग्रेटेड होते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से इंटरडिपेंडेंस होता है? तो किसी भी प्रकार का अगर मैं बायोटिक जो लिविंग होते हैं, एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जमीन, इन सब से हमारा सनलाइट, इन सब से हमारा इंट्रैक्शन होता रहता है, ठीक है। तो हम इनसे इंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसी कारण से हमारा यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ यहाँ पर इंट्रैक्शन होता रहता है एंड वी आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। इनके होने से ही हमारा होना है, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। वी आर नॉट लिविंग इन मार्स एंड किसी भी प्लैनेट पे हम नहीं रह पा रहे बिकॉज कि देयर इज नॉट अ सुटेबल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि देयर इज अ इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
देन बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है बेटा प्लांट पॉपुलेशंस, ठीक है, दिस इज अ प्लांट पॉपुलेशंस को हम कहते हैं यहाँ पर फ्लोरा कहते हैं। तो जैसे फ्लोरा को याद करने का तरीका है, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फ्लावर इज अ प्लांट, इज अ फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरा का रेफर करते हैं बेटा प्लांट पॉपुलेशन को। देन फौना का मतलब होता है एनिमल पॉपुलेशन, फौना का मतलब होता है एनिमल पॉपुलेशन, ठीक है। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ फौना एंड फ्लोरा हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इट इज़ अ वेराइटी ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज एंड जीन्स, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज हमें देखने को मिलते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की, जैसे आप प्लांट में देख लो, फ्लावर्स में देख लो, या फिर आप ट्रीज की स्पीशीज देख लो, आम की स्पीशीज देख लो, ठीक है। तो अलग अलग हमें प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलते हैं फ्लोरा एंड फौना, इसी को हम कहते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो वी आर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। नाउ कम टू दिस नेक्स्ट पॉइंट कि यार देखो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि वी आर इन द इंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। जिस हैबिटेट में हम रह रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमेंस डाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी ह्यूमन अलॉन्ग विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। नाउ व्हाट इज इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब बहुत आसान है कि बेसिकली यहाँ पर दिस इज काइंड ऑफ अ इकोसिस्टम कि जहाँ पर हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम फ्लावर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो, हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर इस तरीके से जो इकोसिस्टम है बेटा इसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। हर ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पर एक अपना खुद का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एवरीथिंग, जो भी ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहा है, सबका कोई ना कोई अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि एक दूसरे को यहाँ पर सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। इसी को हम कहते हैं बेटा कि ह्यूमंस इंटरेक्ट करते रहते हैं हर किसी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है, इकोसिस्टम में, इन विच वी आर ओनली अ पार्ट ऑफ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार हम बस इस यूनिवर्स में नहीं रहते, ठीक है। ह्यूमन बस इस यूनिवर्स में नहीं रह रहा, इस वर्ल्ड में नहीं रह रहा, इस अर्थ में नहीं रह रहा। ह्यूमंस के साथ, इस ह्यूमन के साथ बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पर स्पीशीज़ रहते हैं, और ऐसे इतने सारी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कवर भी नहीं कर पाए हैं, जिनके बारे में अभी हमें पता भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिफरेंट स्पीशीज़ की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं तो वी कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2.3% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड लैंड, ठीक है। तो हमारे पास पूरे दुनिया का सिर्फ 2.3%, 3.34% हमारे पास लैंड है, ठीक है, पूरी दुनिया का। लेकिन अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो वी आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। उसके पीछे का क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? उसके पीछे का रीज़न है बेटा, उसके पीछे का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रीज़न है बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है। तो हमारे पास ट्रॉपिकल भी रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स है, ठीक है। हमारे पास बहुत डिफरेंट जोन्स हैं, क्लाइमेटिक जोन्स हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ पर डेजर्ट्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, आइलैंड्स भी है, ठीक है। इस कारण से वी हैव अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वी आर स्टिल वेरी, अगर मैं लैंड पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हमारे यहाँ ज़मीन बहुत कम है, बट वहीं पर अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी की तो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में। अगर मैं बात करूं तो वी आर वन ऑफ द वेरी डाइवर्स कंट्री, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज़ तो हम 10th नंबर पे आते हैं रेप्टाइल्स को लेकर के, ठीक है, ऐसे मैमल्स को लेकर के हो गया। तो वी हैव अ डिफरेंट रैंकिंग ऑल्सो। तो वी आर वेरी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। हमारे यहाँ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेरी वेरी वेरी, मतलब यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्स हमें बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपसे तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले रीजन्स को हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते हैं। हमारे यहाँ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया इज़ वेरी रिच इन डाइवर्सिटी, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ
तो बहुत सारे स्पीशीज़ हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, कि जिनके बारे में हमें अभी पता भी नहीं है. इट इज़ पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड. नाउ सी हियर कि अगर मैं बात करूं तो ट्वाइस और थ्राइस जितनी हमें अभी पता है उससे डबल और तिबल स्पीशीज़ के बारे में अभी हमें जानकारी ही नहीं है, हमने डिस्कवर ही नहीं कर पाए. आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हो कि वेस्टर्न घाट में ये स्पीशीज़ मिला, मालाबार रीजन में ये स्पीशीज़ मिला, ठीक है. तो आप कितने सारे इंफॉर्मेशन, कितने सारी न्यूज़ेस पढ़ते रहते हो. तो अभी भी बहुत सारी स्पीशीज़ के बारे में हम डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है. सो दीज डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डे टू डे लाइफ, वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली लाइन है कि यार हम इतने ज़्यादा इनसे इंटीग्रेटेड हो गए हैं कि हमें लगता है ये तो यहाँ पे है ही, पहले से ही है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल पानी को ले लो, हम पानी को इतना वेस्ट कर रहे हैं जितना हमें लगता है कि पानी के मतलब पानी इतना ज़्यादा है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा. ठीक है, आप कोई ट्रीज़ को काटते जा रहे, बोलो इतना सारे तो फॉरेस्ट है, इतने सारे जंगल है, काटते रहो. तो यार हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम इनको एज ए ग्रांटेड नहीं ले सकते. मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन खत्म हो जाए तो ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा बेटा कि हम इनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं. बिकॉज आई टोल्ड यू एवरी स्पीशीज हैज इट्स रोल, हैज इट्स फंक्शन इन द इन्वायरमेंट. ठीक है, तो हम अगर मैं बात करूं आपसे क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस कर रहे हैं कि एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग पता चला है कि at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammal are on the threatened list. अगर मैं बात करूं थ्रेटन लिस्ट के बारे में तो एक बॉडी होती है, मैं डिस्कस करूंगा IUCN की. ठीक है, जो कि एक ऐसे स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है उनके बारे में ये एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखता है इन अ रेड डाटा बुक. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग पता चला है कि इंडिया में लगभग 10% जो फ्लोरा की पॉपुलेशन है, प्लांट्स की पॉपुलेशन है, और लगभग 20% जो मैमल्स की पॉपुलेशन है बेटा, वो क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, खत्म होती जा रही है. ठीक है, वो थ्रेटन लिस्ट में आ चुकी है. ठीक है, सो मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज एज अ क्रिटिकल. अगर हमने इसको कंजर्व नहीं किया तो आने वाले समय में ये क्या हो सकते हैं बेटा, क्रिटिकल हो सकते हैं और आगे चल करके ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, खत्म हो जाएंगे. उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं यहाँ पर. महुआ का एक स्पीशीज होता है जिसका नाम होता है मधुका इंसिग्निस. ठीक है, मधुका इंसिग्निस करके एक स्पीशीज होता है महुआ का. इसकी जो बेटा स्पीशीज है ये खत्म हो चुकी है. देन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक प्रकार की ग्रास होती है, ठीक है, हुबैडियस. ठीक है, तो इसकी पॉपुलेशन भी खत्म हो गई है. अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो बेटा क्या है बेटा, चीता हो गया. अभी हमने नाइजीरिया से, अफ्रीका से हमने कुछ चीतों को इंपोर्ट किया है और MP के कूनो नेशनल पार्क में उसको हमने यहाँ पर रखा है ताकि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो फिर से जीवित हो सके. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि चीता की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा यहाँ पर कम हो गई है. ठीक है, अगर हमने उसको कंजर्व नहीं किया है. जैसे पिंक हेडेड डक हो गया, ठीक है, माउंटेन क्वील हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट हो गए. सो दीज आर द डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन दिन में दिन बेटा कम होती जा रही है. और उसके पीछे का जो जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा कौन रिस्पॉन्सिबल है. आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यार वाकई में हम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं. ठीक है, कि हम अपने सोचने के लिए, अपने लिए हम इन स्पीशीज को खत्म करते जा रहे हैं. ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे. देखिए, तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये बेटा क्लास 10th के 2025-26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक अब नहीं आ रहा है. पहले इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इस टॉपिक में क्या बताया गया है बेटा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. IUCN एक बॉडी है. ये क्या करती है बेटा, स्पीशीज को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन. तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे
है ना, यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, IUCN स्पीशीज को क्लासीफाई करती है डिफरेंट लिस्ट में। तो यहाँ पर कितने कैटेगरीज है, सबसे पहला कैटेगरीज है बेटा नॉर्मल स्पीशीज। तो नॉर्मल स्पीशीज में क्या होता है कि जिसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब कि है पर्याप्त मात्रा में, खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, तो इस स्पीशीज को हम नॉर्मल स्पीशीज में रखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा बेटा इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब कि जिसकी पॉपुलेशन क्या हो गई बेटा, खत्म होने के कगार में है, मतलब इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब कि अगले वाले अगर हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपने अभी देखा, एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन्स, ठीक है, जो गंगा में डॉल्फिन मिलती है, एंड ब्लू शिप हो गई, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज जो कि इंडेंजर्ड है। अगर हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो आने वाले टाइम में इनका एक्सटेंशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। मुझे याद है कि एक छोटी सी गौरैया हुआ करती थी, स्पैरो हुआ करती थी। वो स्पैरो हमें जब सुबह सुबह सोकर उठते थे ना, तो वह उसकी हमिंग साउंड हमें सुनाई देती थी। बेटा अब तो मैं घर गया था अभी दीपावली में, मुझे गौरैया की कोई मतलब प्रजाति तक नहीं दिखी। सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं वो जो स्पैरो है वो विलुप्त हो चुकी है। उसके पीछे का रीजन कौन है, उसके पीछे का रीजन कोई और नहीं, आप और हम हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। देन अगर मैं बात करूं वल्नरेबल स्पीशीज, तो वल्नरेबल स्पीशीज का मतलब होता है कि यार देखो इनकी पॉपुलेशन ना, मतलब कि अभी तो है, लेकिन अगर मतलब कि नाउ अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दे आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड एज अ वल्नरेबल स्पीशीज। और अगर हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा, ये आ जाएंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो दे आर, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो, मतलब अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर हमने इसको कंजर्व नहीं किया तो इसकी पॉपुलेशन इंडेंजर्ड में आ जाएगी, ठीक है। सो बेटा इस चीज को याद रखना कि दिस इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। देन आता है बेटा रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज क्या होते हैं कि ऑलरेडी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज दे आर सीन रेयरली, ठीक है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ही पहले से ही कम है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई है पॉपुलेशन या फिर पहले बहुत ज़्यादा थी फिर ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है, इनकी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो अगर रेयर स्पीशीज को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया वो तो खत्म ही हो जाएंगी, बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे स्पीशीज को हम रेयर स्पीशीज कहते हैं। एक बार हम इसके वल्नरेबल स्पीशीज के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ब्लैक बक हो गया, चिंकारा, ठीक है। तो सलमान भाई याद आ रहा है, सलमान भाई ने क्या किया था, ब्लैक बक को ही यहाँ पर उन्होंने मारा था, वही केस चल रहा है, ठीक है। क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन वाइल्ड एस हो गया, ठीक है, और इंडियन राइनो हो गया। मतलब कि इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी नहीं है, या मतलब कि इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इनको हमें कंजर्व करना है। रेयर स्पीशीज के एग्जांपल देख लीजिए, दैट इज हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो हो गया, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेयर स्पीशीज। देन इंडेमिक स्पीशीज। नाउ व्हाट इज इंडेमिक स्पीशीज? इंडेमिक का मतलब होता है इंडिजिनस स्पीशीज, जो कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही हमें देखने को मिलता है, बाकी और कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। इस तरीके की स्पीशीज को हम क्या कहते हैं बेटा, इंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि इंडेमिक स्पीशीज के एग्जांपल आपको कौन कौन से हैं, अंडमान टील हो गया, निकोबार पिजन, अंडमान एंड निकोबार में ही हमें देखने को मिलते हैं, बाकी और कहीं नहीं देखने को मिलते, ठीक है। अंडमान वाइल्ड पिग हो गया, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, एक जंगली भैंसा होता है मिथुन, चक्रवर्ती नहीं है यहाँ पे, उनको मत समझना, मिथुन इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वो देखने को मिलता है। बेसिकली दे आर द वेरी इंडेमिक स्पीशीज, जो कि हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट और रीजन्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज हम उसे कहते हैं जिनकी पॉपुलेशन बिल्कुल पूरी तरीके से अब हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, मतलब कि खत्म हो गई है। इसका उदाहरण क्या है बेटा, एग्जाम्पल क्या है, एशियाटिक चीता, ठीक है, जो अभी मतलब कि एशियाटिक चीता कहा जाता है कि अभी ईरान में उसकी कुछ पॉपुलेशन बची हुई है, बट इंडिया से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। इंडिया में हमें किसी भी प्रकार का एशियाटिक चीता नहीं मिलता है देखने को। हमने ईरान को बोला था कि ईरान हमें एशियाटिक चीता दे दो, तो ईरान ने मना किया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसके यहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है एशियाटिक चीता की। इस कारण से हम अफ्रीका से, फिर हमने नाइजीरिया से हमने अफ्रीकन चीता को इंपोर्ट किया है अपने कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो वी हैव एशियाटिक चीता एंड पिंक हेडेड डक इज द एक्सटिंक्ट स्पीशीज फ्रॉम इंडिया, ठीक है।
ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ताकि आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए, भले आपको याद हो या ना हो, बट हाँ यू शुड बी वेरी फैमिलियर, यू शुड बी फैमिलियर विद दिस टॉपिक्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कारण थे जिसके कारण से इनकी पॉपुलेशन खत्म हो गई, क्या कारण रहे होंगे। कारण बहुत सारे थे, हम उन कारणों में से कुछ कारण के बारे में पढ़ते हैं, कारण के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है बेटा कॉलोनियल एक्सपांशन, ठीक है। तो जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया, ठीक है, तो ब्रिटिश रूल में हमें देखने को मिला कि ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्सपांशन कर रहे थे। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की जगह ये क्या कर रहे थे बेटा, एग्रीकल्चर को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे थे, एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपांड कर रहे थे। आउटपुट नहीं बढ़ा रहे थे, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे थे, ठीक है। अगर आपको जैसे किसी एक पीस ऑफ लैंड में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी अच्छे से प्लाउ करना पड़ेगा, अच्छे से इरिगेशन करना पड़ेगा, ठीक है, उस पर फर्टिलाइजर्स कुछ भी आपको मैन्यूर वगैरह डालना पड़ेगा, तब जा करके उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। बट ये क्या कर रहे थे, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने की जगह वो एग्रीकल्चर लैंड्स को एक्सपांड कर रहे थे। अब आपको एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपांड करना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल सा है, जंगल काटो, पेड़ काटो, पेड़ काट करके उस एरिया को आप एक खेती करो उस एरिया में, ठीक है। और बहुत सारे रेलवेज का एक्सपांशन होने लगा, ठीक है, जिसके लिए अगर मैं बात करूं तो रेलवेज बनाने के लिए यहाँ पर उसके लिए जो ट्रैक बनाया जाता था वो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, टिम्बर्स की कटाई हो गई, पेड़ों की कटाई हो गई, ठीक है। तो कॉलोनियल रीजन इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज जिसके कारण से इंडिया में बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई। दूसरा कारण है बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये हमें ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें आप क्या करते हो, पेड़ों को काट करके, पेड़ों को जला करके आप उसको एग्रीकल्चर लैंड बनाते हो और फिर आप उस पर खेती करते हो। खेती करने के बाद जब क्रॉप उग जाती है, उसका जो अपर पार्ट है उसको आप यूज़ कर लेते हो और लोअर पार्ट पे आप आग लगा देते हो, फायर लगा देते हो, ताकि ताकि कुछ दिनों बाद ये एरिया, ये जो लैंड है फिर से फर्टाइल हो सके, ठीक है, क्योंकि ये राख बनेगी, राख बनने के बाद ये सॉइल को फर्टाइल करेगी। इस कारण से यहाँ पर आप इस पे आग लगाते हो और उस प्रोसेस में, उस टाइम में आप दूसरी जगह जा कर के खेती करते हो, ठीक है, और उस एरिया को आप छोड़ देते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो रही थी, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। देन कम टू द थर्ड पॉइंट, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। तो कमर्शियल क्रॉप्स हम उगा रहे हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स उगा रहे हैं, जैसे कि टी हो गया, जूट हो गया, ठीक है, एंड कॉफ़ी हो गया। तो इन क्रॉप्स को उगाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ की जो लोकल स्पीशीज़ है, लोकल जो वहाँ पे हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, हम उसको काट देते हैं। देन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब इसको नाम सुन करके आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक, वाह यार यहाँ पे स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा कंजर्व किया जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटे। इसमें ऐसा क्या होता है कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में आप क्या करते हो, किसी जंगल में आप सिर्फ एक किस्म का सिर्फ स्पीशीज को उगाते हो, एक टाइप ऑफ प्लांट्स को उगाते हो, बाकी रेस्ट ऑफ द स्पीशीज को आप काट देते हो। सोचो आप कितनी, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, ये कोई साइंटिफिक तरीका है क्या? नो, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। आप बाकी स्पीशीज को, बाकी जो प्लांट के स्पीशीज हैं उनको काट करके आप सिर्फ एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट को, एक टाइप ऑफ ट्रीज को ही ग्रो कर रहे हो। दिस इज नॉट अ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ठीक है। देन एग्रीकल्चरल एक्सपांशन, मैंने आपको बता ही दिया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आप समझो इस चीज को यार कि पॉपुलेशन बढ़ रही है प्लस यहाँ पर जो फूड है, फूड की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ ही साथ में जो फूड की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। अब फूड कहाँ से लाओगे, जमीन तो उतनी ही है ना। अब एक जमीन से कितना क्रॉप्स आप प्रोड्यूस कर लोगे? उसके लिए आप क्या करोगे, एग्रीकल्चरल एक्सपांशन करोगे। एग्रीकल्चर एक्सपांशन करने के लिए आप क्या करोगे, डिफॉरेस्टेशन, आप जंगल की कटाई करोगे, ठीक है।
तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण से यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेजिंग, माइनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रेजिंग हो गया, ठीक है, आप एक्सेसिव ग्रेजिंग करते हो। एक्सेसिव ग्रेजिंग में क्या होता है कि आपने गाय भैंस को छोड़ दिया है, सुबह से छोड़ दिया है, शाम तक वो खा रहे हैं। अब एक टाइम के बाद जो चारा होता है वो तो कम हो गया ना, तो फिर चारा जब खाएगा गाय या फिर भैंस, क्या करेगा, वो चारा के साथ साथ मिट्टी को भी बाहर निकालेगा। मिट्टी भी तो बाहर निकल के आएगी, जिसके कारण से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, इससे फ्लोरा एंड फौना डिक्लाइन होगा। अब गाय भैंस को आपने जंगल में छोड़ दिया, वो कुछ भी खा रहा है, पेड़, अच्छे अच्छे पेड़ों को, जो पेड़ उग रहे हैं उनको भी खा जाता है। तो इससे क्या होता है बेटा, ओवर एक्सेसिव ग्रेजिंग से हमें यहाँ पर डिप्लीशन देखने को मिल रहा है फ्लोरा एंड फौना का। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग यू दिस टॉपिक्स आर नॉट रैशनलाइज्ड एज पर योर सिलेबस। ठीक है, दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस, बट आई एम डिस्कसिंग इट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, माइनिंग हो गया, डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेसिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंक्रीटाइजेशन कर रहे हैं, कंक्रीट्स की बिल्डिंग बना रहे हैं, मिट्टी बची नहीं रही है, हर एरिया में हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, डैम पानी के फ्लो को हम रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, डेवलपमेंट के कारण यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे बक्सर टाइगर रिजर्व्स इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग की जा रही थी फॉर द डोलोमाइट। ठीक है, किसके लिए बेटा, डोलोमाइट के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा था, ये जो बक्सर टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर माइनिंग की जा रही थी। हसदेव टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हसदेव में यहाँ पर माइनिंग की बात चल रही थी, फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा कैंपेन किया, लोगों ने आवाज़ उठाई, तो फिर इस जो यहाँ पर हसदेव में किया जा रहा था इसको रोका गया। तो आप बेसिकली यहाँ पे समझ रहे हो कि किन कारणों से फ्लोरा एंड फौना का हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो पहला कारण कॉलोनियल रूल हो गया, दूसरा कारण शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, तीसरा कारण कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हो गई, चौथा कारण एग्रीकल्चरल एक्सपांशन एंड पांचवा कारण ग्रेजिंग, माइनिंग एंड डेवलपमेंट, और लास्ट में हमने एग्जाम्पल देखा बक्सर टाइगर रिजर्व का। ठीक है, जो कि कहाँ है बेटा, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब मैं इंडिया की बात करूं आपसे, तो इंडिया में क्या कारण है, सेम कारण इंडिया में। पहला कारण हंटिंग एंड पोचिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी बिलीव ट्रेडिशनली कि हंटिंग इज अ काइंड ऑफ समथिंग विच इज रिलेटेड टू स्टेटस सिंबल। ठीक है, हंटिंग को हम एज ए स्टेटस सिंबल देखते हैं। आज भी बहुत सारे जो राजा रजवाड़ों के आपको किले देखने को मिलेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके घर बहुत पुराने, तो वहाँ पर आज भी आपको हिरन की सींग, ठीक है, और शेर के खाल, लोग शेर के दांत पहनने लगे। तो यहाँ पर जो जितना ज़्यादा हंटिंग करता है उसको उतना ही ज़्यादा ब्रेव समझा जाता है। ठीक है, तो हंटिंग को एज अ कॉलोनियल पीरियड या फिर ट्रेडिशनली बात करें तो एज अ सिम्बल्स देखने को हमें मिलता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी पुराने ज़माने में। ठीक है, तो वहाँ वैसे सींग है ना, शेर के जो हिरन के 12 सिंघा के जो सींग होते हैं वो रखे होते हैं। ठीक है, एज अ शो पीस दिखाने के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एज अ स्टेटस सिंबल हमें देखने को मिलता है। पोचिंग होता है, जो एलिफेंट की जो दांत होते हैं, ठीक है, उसको लोग सेल करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो एक ये भी है बेटा, हंटिंग एंड पोचिंग हो गया कि हम कमर्शियल कर रहे हैं। लेदर बैग्स हो गए। ठीक है, जैसे आपने अभी सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो चीरू है, ठीक है, एंटीलोप, चीरू एंटीलोप है, उसके बॉडी के हेयर से एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ पश्मीना शॉल बनती है। ये पश्मीना शॉल बहुत ही गर्माहट देती है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने पश्मीना शॉल को बनाने से मना कर दिया, बैन करा दिया कि कोई भी पश्मीना शॉल बनाता हुआ दिखेगा वो एक इलीगल ऑफेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पश्मीना शॉल में हमने बैनिंग कर दी। क्यों बैन कर दिया? बिकॉज कहीं ना कहीं जो एंटीलोप है, जो चीरू एंटीलोप है, जो गोट की एक प्रजाति होती है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि इनके पोचिंग के कारण से, पोचिंग के लिए हमने यहाँ पे हंटिंग एंड पोचिंग एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। देन
बात करूं मैं पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम माइनिंग करते जा रहे यूरेनियम। झारखंड में आपने पता है, झारखंड में एक विलेज है, ठीक है, जलगांव करके, वहाँ पे आज भी लोग लूले अंधे पैदा होते हैं। उनके बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। क्यों होता है? उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न है बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यहाँ पर रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो होता है यूरेनियम, और यूरेनियम की जो माइनिंग होती है झारखंड से होती है। अब उस प्रोसेस में बहुत सारा रेडिएशन रिलीज होता है उस एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण से जो बच्चे हैं वो मारे जा रहे हैं, उनके बॉडी में डिफेक्ट्स होते हैं, जो नई जनरेशन आ रही है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो आपको पता होना चाहिए कि पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर के कारण भी हमें यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन देखने को मिलता है। फॉरेस्ट फायर, लोग जाते हैं जंगल, सिगरेट पे करके फेंक देते हैं, और जैसे ही फेंका तो यहाँ पे सूखी सूखी पत्ते होते हैं, उसमें आग लग जाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो आग लग जाती है, पूरा जंगल नष्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारे रीजंस है बेटा, हमें समझना होगा। ओवर पॉपुलेशन एक रीज़न है, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज का कंजम्पशन ज़्यादा होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द रीजन। देन ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जितना हमें ज़रूरत उससे ज़्यादा हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हर घर में एसी चाहिए, हर घर में यहाँ पर बड़ी बड़ी टीवियाँ चाहिए, ठीक है। तो मिनिमलिस्टिक लाइफ को छोड़ करके हम शो ऑफ की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण से ओवर कंजम्पशन हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे पॉल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। इनमें अगर मैं चर्चा करूं तो बहुत विस्तार में बातें हो सकती है, बट वी आर वेरी बाउंड टू द टॉपिक, इस कारण से मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। हम बस यहाँ पे की टर्म्स देखेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया। देन लास्ट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जंगलों को काट करके अपना घर बना रहे हैं, तो जंगल में रहने वाला जानवर वो कहाँ जाएगा? उसका घर कहाँ है, ठीक है। वो फिर आपके घर आएगा। जब वो आपके घर आएगा तो आप उसको मारोगे। जब आप उसको मारोगे तो यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो फिर आपको मारेगा, फिर आप उसको मारोगे। तो यही कारण है कि आपके घर में सांप और बहुत जंगली जानवर आपको आते हुए देखने को मिलता है, बिकॉज क्योंकि उनके रहने की जगह नहीं बची। आपको साइटिंग हो जाती है। ऐसे अभी भी गांव के बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे कभी चीते की साइटिंग हो गई, नॉट चीता, कभी टाइगर की साइटिंग हो गई, कभी कोई जंगली जानवर की साइटिंग हो गई। क्यों हो रही है? बिकॉज दे आर नॉट, कि उनको आना है आपके यहाँ पर, क्योंकि उनके यहाँ पर रिसोर्सेज ही नहीं है, उनके पास रहने की जगह ही नहीं है, क्योंकि उनके रहने की जगह पे तो हम हैं, ठीक है। तो इस कारण से बेटा हमें यहाँ पर हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस देखने को मिल रहा है। So all these are factors which are responsible for the decline of biodiversity. I hope these important factors are clear, ठीक है। So other important cause क्या बेटा? Unequal access, inequitable consumption of resources and differential sharing of the responsibilities. Now this is very important, differential sharing of the responsibilities. हमें लगता है कि सिर्फ जो ट्राइबल रीजन्स हैं, जो गांव के इलाके हैं, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लांट्स एनिमल्स को कंजर्व करना, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। हम भी इसी अर्थ में रह रहे हैं, हम भी इसी इंडिया में रह रहे हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग पार्क में जाते हैं और किसी ऐसे एरिया में जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे बियर की बॉटल, वहाँ पे पानी की बॉटल, सिगरेट के जो बट होते हैं वो फेंके देखने को मिलते हैं। पेड़ों में चित्रकारी की जाती है, दिल बना करके उसमें एरो डाल करके अपनी प्रेम का और प्रेम का नाम लिखते हैं कि हमारा तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा जब तक यहाँ पे निशान रहेगा। तो व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ नॉनसेंस थिंग वी आर डूइंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दी है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम कंजर्व करो। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट कंजर्व करे, हम नहीं करेंगे। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, है ना। हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हम अपने लाइफ स्टाइल को इतना ओवर एक्सप्लॉइटेड, हर जगह इतने ऐड हमें देखने को मिलते हैं, इतने ऐड हो गए कि हम आसानी से उन ऐड को पीछे एल्यूर हो जाते हैं, हमें वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण से हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक वॉच चाहिए, इलेक्ट्रिक कार चाहिए, इलेक्ट्रिक कहीं भी नहीं, मुझे लगता है इलेक्ट्रिक कपड़े भी लोग पहनने लगेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यार आप जो कर रहे हो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, आप अपनी लाइफ को मिनिमलिस्टिक भी रख सकते हो, कम से कम रिसोर्सेज में आप रह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा बात करने के लिए, बट अभी आपको समझना होगा कि दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली टू कंजर्व द रिसोर्सेज, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विल डिस्कस इट इन द फर्दर स्लाइड्स। हम बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हुए हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट को कंजर्व किया। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा सेंसिटिव तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये चैप्टर के अंदर आपको सेंसिटिविटी दिखनी चाहिए। ठीक है, दिस इज माई जॉब टू मेक यू सेंसिटिव टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, बिकॉज मैं दिस इज द ओनली मीडियम आई कैन स्पीक, दैट इज वाई आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म to tell the students that environment is very important issues that we have to carry forward. ठीक है, so let's see different now what are the effects, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने पेड़ काट दिया तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ सोशल इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला इफेक्ट है बेटा लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्राइबल रीजन्स को, ट्राइबल रीजन जहाँ जंगल है उनको काट करके हम वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब उनको माइनिंग करेंगे तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन जिस जंगल में इतने सालों से रह रही है तो वो कहाँ जाएगी, वो फिर मेनलैंड एरिया में आएगी। उससे उनका जो कल्चर है, जो उनका ट्रेडिशन आता जा रहा है, वो सारे कल्चर ट्रेडिशंस ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेक्शन अब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से होने लगा, क्योंकि हमने उनके घर छीन लिए हैं। ठीक है, तो एक पहला कारण है लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, इफेक्ट ऑन वुमेन वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी राजस्थान में वुमेन 10-10 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाती हैं। दिस इज 21st सेंचुरी, 2025 में हम देख रहे हैं कि वुमेन हैव टू सफर लॉट। उनको 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर डेली काम करने के लिए जाना पड़ता है, पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो उनका जो वर्कलोड है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो अपने घर में अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं दे पाते, तो सोशलाइजेशन भी नहीं हो पाता अच्छे से। बच्चों को आप पढ़ाई, बच्चों के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे पाते हो। ठीक है, तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन्स के ऊपर जो वर्कलोड है, जो बर्डन ऑफ वर्क है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ड्रट लाइक सिचुएशंस है, पानी है ही नहीं, पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, कहीं पर पानी है ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज इफेक्ट ऑन द वुमेन्स लाइफ। ठीक है, द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्रट और द डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड हैज हिट्स द पुअर हार्डेस्ट। तो यार एक चीज़ याद रखना कि हम जो कर रहे हैं ना, इसका इफेक्ट भले ही हम पे नहीं आ रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पुअर पीपल्स के ऊपर होता है। दे आर वेरी वल्नरेबल। किसी भी प्रकार का साइक्लोन आ रहा है, किसी भी प्रकार का फ्लडिंग आ रहा है, ड्रट आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है बेटा पुअर के ऊपर ही पड़ता है। कोस्टल रीजन्स में फ्लडिंग हो रही है, तो जो कोस्टल रीजन्स में जो लोग मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, जो लोग खेती कर रहे हैं, वो सबमर्ज हो रहा है, एरिया पानी के अंदर डूबा जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इश्यूज हो रहे हैं, हम पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैस है उसका लेवल बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल एक्सपांड हो रहा है, कोस्टल फ्लडिंग्स हो रही है। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। आपके द्वारा किया गया जो भी आप काम कर रहे हो, इट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ओवर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहीं से आप देख लो आप। ठीक है, सो यहाँ पे पुअर सबसे ज़्यादा हार्ड हिटेड होता है। ठीक है, देन पॉवर्टी सबसे, अगर बेटा देख लिया जाए, अगर मान लीजिए फिशिंग का जो एरिया है वही नहीं रहेगा, तो जो जिनकी लाइवलीहुड फिशिंग के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो क्या करेगा, उसके यहाँ पैसे कैसे आएंगे। अगर पैसे नहीं आएंगे तो देन दैट पर्सन विल फील डिस्ट्यूट ऑफ बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लाइक शेल्टर, फूड, क्लोथ्स। ठीक है, एंड दिस लीड टू द पॉवर्टी। ठीक है, ये पॉवर्टी की ओर लेकर के जाएगा। ठीक है, सो इन दिस केस इन अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर के जा रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो ऑन दी जर्नी ऑफ अ 6th मास एक्सटेंशन। 6th मास एक्सटेंशन होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एंड ऑल दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, चलिए now see this is not in your syllabus but I have to teach you because this is very important। अब यहाँ से आपके सिलेबस की बात की जाएगी, यहाँ पे आपके टॉपिक्स यहाँ से पूछे जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो हमने सारे इश्यूज़ को अच्छे से पढ़ लिया है
क्या क्या कारण थे, कॉलोनियल रूल से लेकर के एग्रीकल्चरल एक्सपांशन से लेकर माइनिंग एंड ग्रेजिंग, ठीक है, एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कमर्शियलाइजेशन, ये सारे पॉइंट, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन देख लिया हमने, ठीक है। फिर हमने इसके बाद देखा कि इसका इंडिया में क्या कारण है, ठीक है, हंटिंग एंड पोचिंग हो गया, एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ठीक है, ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, एंड देन हमने इसके इफेक्ट्स के बारे में भी समझ लिया कि कल्चरल की लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी हो गई, है ना, वुमेन्स के लाइफ में इफेक्ट हो गया, पॉवर्टी हो गया, तो ये सारे कारण हमने यहाँ पे देख लिए इफेक्ट्स। अब प्रश्न है कंजर्वेशन, क्यों? क्योंकि वी हैव द प्रॉब्लम, हमारे पास प्रॉब्लम है, अब हमें इसको क्या करना है बेटा, कंजर्व करना है। तो कैसे कंजर्व करेंगे उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाई डू वी हैव टू कंजर्व, क्यों कंजर्व करना है, क्यों कंजर्व करना है भाई, ये तो पहले पता होना चाहिए ना, व्हाई डू वी हैव टू कंजर्व। सबसे पहले कंजर्व इसलिए करना है क्योंकि हमें जीवित रहना है। इफ यू वांट टू लिव इन दिस अर्थ यू हैव टू कंजर्व इट, दैट्स वेरी सिंपल थिंग। यू कैन नॉट लिव विदाउट कंजर्विंग दीज रिसोर्सेज। आप तो रह लोगे, रह करके चले जाओगे, लेकिन आपकी आने वाली जो जनरेशन है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, ठीक है। चाइना में अब ऑक्सीजन बूथ्स होने लगे हैं कि अब जैसे फ़ोन बूथ्स होते हैं ना, अब इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन हाउस या फिर टॉक्सिक गैसेस हो गई हैं कि पीपल आर फीलिंग शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लीन ऑक्सीजन, तो दे हैव टू टेक बूथ, है ना, जाते हैं 5-10 कितना भी लगता होगा पैसा, आई डोंट नो, वहाँ पे देते हैं और वो बूथ लेते हैं, 2 मिनट ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसके बाद उसको रख देते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है। सो देयर इज डिफरेंट ऑक्सीजन बूथ, क्यों हो रहा है उसके पीछे का रीज़न हम बात करते हैं। सो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर लैंड होंगी तो क्रॉप्स होंगी, क्रॉप्स होंगे तो हम होंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अलग बाकी जो डाइवर्सिटी को अगर हमें जीवित रखना है तो हमें इन्वायरमेंट को बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हवा, पानी, ठीक है, सॉयल, तो ये दीज आर द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ये हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो अगर बाकी डाइवर्सिटी को हमें प्रिजर्व करना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमें प्रिजर्व करना है, तो इस कारण से हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा। देन इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अब देखिए, देख लीजिए आप, अगर आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो एनिमल हो गया या फिर किसी भी प्रकार के ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, अगर आप इनको कंजर्व नहीं करोगे तो इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इनकी जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आप हाइब्रिड के टमाटर खाओगे तो जो लोकल टमाटर हो गए, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इनके जीन्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी यहाँ पर हमें प्रिजर्व करने के लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और प्लांट्स एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशल ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग्स। मतलब कि क्या कहा जा रहा है कि जो हर, देखिए, अगर हमें और आपको रशिया के बहुत जो कोल्ड रीजन है वहाँ पर रहने के लिए भेज दिया जाए तो क्या हम और आप सर्वाइव कर लेंगे? वहाँ पर नहीं कर पाएंगे सर्वाइव, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि वी विल नॉट एक्लिमेटाइज एज पर द इन्वायरमेंटल, एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ रशिया, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और हमें इतने ठंड में रहने की आदत नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर हम कोई ऐसी क्रॉप्स बाहर से ला करके लगा रहे हैं, तो क्या वो इंडिया में सर्वाइव कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ की जो ट्रेडिशनल प्लांट्स और एनिमल है दे आर एक्लिमेटाइज टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बिकॉज उनकी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी और वो अपने आप को ग्रो कर लेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करोगे इंडिया में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस कारण से हमें इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है, बिकॉज कि इट हेल्प्स फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जो ब्रीड करने के लिए इंडिया में आते हैं, ठीक है। प्लांट्स के ऐसे वर्ल्ड की बहुत सारी स्पीशीज हो गई हैं। साइबेरियन क्रेन हो गई, साइबेरियन क्रेन रशिया से आती है, ठंडे इलाके से आती है, सेंटर एशिया से आती है इंडिया में ब्रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उनके ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या बेटा? इट प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक वाटर, एयर एंड सॉयल। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है क्या बेटा? इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज एंड प्रोवाइड अ ग्राउंड फॉर द
स्पेशल ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या स्टेप्स हैं, क्या तरीके हैं जिससे हम यहाँ पर स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं। तो यूँ तो अगर मैं बात करूँ, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं, कुछ मेथड हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ लॉस के बारे में पढ़ेंगे। बट हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि 2 तरीके हैं मेनली, सिर्फ 2 तरीके हैं। एक है इन सीतु कंजर्वेशन और एक है एक्स सीतु कंजर्वेशन। इन सीतु मतलब उन स्पीशीज़ को हम वहीं पर कंजर्व कर रहे हैं, और एक्स सीतु हम उनके ग्राउंड से, उनके एरिया से निकाल करके हम दूसरे एरिया उनको ले जा करके उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, और इन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू हैव अ लॉस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर लॉज ही नहीं होंगे तो आप कितना भी बोलो लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1960s और 70s के बाद से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया कंजर्वेटिस्ट के बीच में कि वी नीड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, बिकॉज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द लेवल ऑफ जो कार्बन है उतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पीपल स्टार्टेड टू फील कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर, वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक एक्ट लाया। कब लाया बेटा? 1972 में, 1972 में लाए, दैट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was implemented in 1972. Now see here, what is the aim of this act? ठीक है, so the Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 with various provision for protecting the habitats. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा कि जो एनिमल का हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब द एरिया विच इज़ प्रेफर्ड बाय द एनिमल टू लिव। ठीक है, जिस एरिया में एनिमल को काफ़ी प्रेफर करता है रहने के लिए, हम उसको क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, तो उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आए थे। दैट इज द एम ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, एंड इस एक्ट में हमने क्या किया था बेटा? वी एन ऑल इंडियन लिस्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पीशीज वर ऑल्सो पब्लिश्ड। तो हमें किन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है, किसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उन सारे स्पीशीज के नाम हमने एक लिस्ट में तैयार कर लिए। तो हमने एक लिस्ट प्रिपेयर किया और उस लिस्ट में हमने डिफरेंट स्पीशीज के नाम मेंशन किए। तो वी हैव अ 6, पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अब वी हैव अ 4 शेड्यूल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 शेड्यूल्स रखे। इस 4 शेड्यूल में हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका नाम लिस्ट करके रखा है। तो अगर मैं स्पीशीज़ की बात करूँ, जो प्लांट स्पीशीज़ हो, एनिमल स्पीशीज़ हो, ठीक है, और बहुत सारी स्पीशीज़ का नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, हमने कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग। तो हमने क्या रखा है? कंप्लीट बैन ऑन हंटिंग एंड गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एरियाज। ठीक है, तो हमने क्या किया है? सबसे पहले कि बैन कर दिया है। बैन मतलब कि आप वहाँ पे किसी भी प्रकार की हंटिंग नहीं की जाएगी। अगर कोई हंटिंग करेगा तो उसके ऊपर यहाँ पर एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी और उसके ऊपर कंपनसेशन लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को मारेगा उस पर हमने क्या कर दिया? बैन कर दिया है। ठीक है, एंड वी विल प्रोवाइड द लीगल प्रोटेक्शन। ऐसा नहीं है कि हाँ प्रोटेक्ट करेंगे, लीगल प्रोटेक्शन होगा। अगर किसी ने किसी एनिमल को मारा तो उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, केस चलेगा आपका और हमें। एग्जाम्पल पता है सभी को, अपने सलमान भाई के ऊपर केस चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो जो ब्लैक बक का उन्होंने एक मूवी आई थी, ठीक है, एंड उस मूवी के टाइम पे वहाँ पे राजस्थान का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने चिंकारा या फिर ब्लैक बक को यहाँ पे इन्होंने मारा था। बिश्नोई कम्युनिटी के वो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल माने जाते हैं, सेक्रेड माने जाते हैं, और इसी कारण से यहाँ पर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। देयर इज़ अ लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा उनके हैबिटेट को, एंड देयर विल बी रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ट्रेड नहीं कर सकते हो आप। अगर आपको ट्रेड करना है तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी।
तो उनके ट्रेड के ऊपर हमने यहाँ पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। दैट इज द एम ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो कब लाया बेटा? 1972 में लाया गया। किस लिए? प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट। उसके लिए हमने लिस्ट प्रिपेयर कर ली। उस लिस्ट में हमने जो भी स्पीशीज़ है उनका नाम हमने मेंशन कर रखा है। देन हमने क्या किया बेटा? बैन कर दिया किसी भी प्रकार की हंटिंग को। ठीक है, एंड लीगल प्रोटेक्शन दे दिया टू देयर हैबिटेट एंड देन रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जो भी वाइल्ड लाइफ में ट्रेड हो रहा है उसको हमने कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। रिमेंबर दिस। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पर आया था ये एक्ट एंड इंदिरा गांधी इससे मीटिंग करने के लिए गई थी। ठीक है, और वो वहाँ से आई तो कन्वेंशंस के बाद कन्वेंशन में मीटिंग हुई, कन्वेंशन में मीटिंग करने के बाद आई, देन उन्होंने इस एक्ट को पास किया 1972 में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि बात करने से बात खत्म नहीं होती, यू हैव टू डू समथिंग। उसके लिए हमने क्या किया बेटा? हमने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश की एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई विल टेल यू लिटिल बिट। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बेस ऊपर। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है? तो हमने प्रोटेक्टेड इंस्टीट्यूशंस बनाए, इसको एस्टैब्लिश किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस? अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ अ रेगुलेशन, इन टर्म्स ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ अ नंबर, एरिया एंड नंबर, एरिया। ठीक है, तो अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करूं, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस किस में होता है? सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन तो सबसे पहले जो होता है बेटा, नेशनल पार्क में हमें सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई एंड देन उसके बाद क्या हो गया बेटा? नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन बेटा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हमें नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। तो नोटिफाइड एरिया दैट कवर्स द लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड हैवी रिस्ट्रिक्शंस एंड इंडिया हैज़ 104 ऑफ देम। 104 इज अ ओल्ड डेटा, अभी प्रेजेंट में बेटा 155 प्लस हमारे पास नेशनल पार्क हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हमें नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। देन लेस रिस्ट्रिक्शन होती है बेटा यहाँ पर, एंड वी हैव अ मॉडरेट रिस्ट्रिक्शन इन बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, एंड इंडिया में हमें 8 बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिलता है। सो ऑल दीज एरियाज आर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो दिस आर द नेचुरल हैबिटेट। और बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को कंजर्व करने की बात करते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर स्पीशीज, हम पूरे इकोसिस्टम को यहाँ पे कंजर्व करने की बात करते हैं। एंड यहाँ पे एवरीथिंग इज रेगुलेटेड होती है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड। बट यहाँ पर आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ठीक है, सो बट यहाँ पे नेशनल पार्क में ऑल द एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, एंड यहाँ पे रेगुलेटेड होती है, ऑल द एक्टिविटीज़ आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बट रेगुलेटेड होती है। ठीक है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व में हम सस्टेनेबल यूज करते हैं। ठीक है, एंड नेशनल पार्क में आपको मैं बता दूं यहाँ पे 3 जोन होते हैं, 3 जोन्स होते हैं। कौन कौन से? बफर जोन, ट्रांजिशन जोन एंड कोर जोन। ठीक है, कोर जोन में जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो कोर जोन होता है जिसपे आपको पास लेना पड़ता है। जब भी आप वाइल्ड लाइफ सफारी या फिर आप नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए जाते हो तो आपको एक स्पेशल परमिट पास बनाना पड़ता है जो कि आपको कोर एरियाज में लेकर के जाते हैं जहाँ पर आपको एनिमल्स की साइटिंग होती है। ठीक है, दैट्स इट। आपको इतना पता होना चाहिए कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यार जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द प्लांट एंड एनिमल, वी हैव डाइवर्सिफाइड इट। हमने उसके स्कोप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो
they focus on the biodiversity also. So in the notification under the Wildlife Act of 1980 and 1986, several hundred butterflies, now this is very important, हमने बहुत सारी butterflies को यहाँ पर क्या किया बेटा, include किया है. 700 butterflies, moth, ठीक है, butterfly हो गया, moths हो गए, beetles हो गए, ठीक है, and one dragonfly, ठीक है, dragonfly हो गया, and have been added to the list and protected species. ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई, बीटल्स, मॉथ एंड बटरफ्लाइज को भी हमने इंक्लूड किया. ठीक है, एंड आई हैव टोल्ड यू दीज स्पीशीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज अ की स्टोन स्पीशीज. इनको हम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज नोन एज अ की स्टोन. Keystone species. So what is keystone species? Any species is very important for the survival of the ecosystem, the environment. ठीक है, उस environment के survival के लिए जिस species का सबसे ज़्यादा important role होता है उसको हम कहते हैं keystone species. For example, butterfly. Butterfly is a keystone species because it helps in the pollination of the plants. ठीक है, जो pollination हम फ्री में हमें मिल जाता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बटरफ्लाई. ठीक है, एंड देयर इज अ बटरफ्लाई इफेक्ट ऑल्सो, कि अगर आप एक स्पीशीज को खत्म करोगे दूसरी स्पीशीज खत्म होगी, उसके बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर इस तरीके से सारी स्पीशीज यहाँ पर खत्म हो जाएंगी. ठीक है, देन यहाँ पे बात करूँ मैं तो इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट. ठीक है, तो 1991 में बेटा हमने प्लांट्स को भी ऐड किया. ठीक है, जैसे रेड सैंडल हो गया, जो कि आपने पुष्पा मूवी देखी होगी. ठीक है, झुकेगा नहीं साला, उसमें क्या था बेटा पुष्पा में कि जो रेड सैंडलवुड है, ठीक है, जो लाल चंदन है, उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इलीगल ट्रेड हो रहा था. तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है इन दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है. ठीक है, 1991 में. आई होप दिस एक्ट इज क्लियर. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं और दूसरा स्टेप क्या था. पहला स्टेप क्या है बेटा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने लाया और इसमें हमने बहुत सारे प्रोविजंस रखे जिससे हम स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, दूसरा है बेटा स्पीशीज मोड प्रोजेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है, दिस इज द स्पीशीज मोड प्रोजेक्ट, या फिर मैं बात करूं स्पीशीज मोड प्रोजेक्ट. स्पीशीज मोड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम कंजर्व करेंगे या फिर उन पे ऊपर हम ध्यान देंगे. तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एक स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, तो कौन कौन सी स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए लाया गया है, प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहला कौन है बेटा, टाइगर. कौन है, टाइगर की स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा कम हो रही है. ठीक है, तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है. देन वन हॉर्न्ड राइनासोरस. ठीक है, तो आसाम में जो राइनासोरस की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनासोरस लेकर आए हैं. तीसरा बेटा प्रोजेक्ट कश्मीर स्टैग एंड हंगुल. ठीक है, जो यहाँ पर कश्मीर में जो स्टैग होते हैं, हिरन होते हैं, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कश्मीर स्टैग एंड हंगुल लेकर के आए हैं. एंड 3 प्रकार की जो क्रोकोडाइल्स होती हैं, एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होती है, एक यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होती है, और एक होती है बेटा घड़ियाल, जो कि आपको चंबल और केन रिवर्स में देखने को मिलेंगी. ठीक है, केन बेतवा रिवर्स में. तो यहाँ पर आपको फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हो गया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया एंड घड़ियाल, इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमने प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लेकर के आए हैं. ठीक है, प्रोजेक्ट एशियाटिक लॉयन हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट ब्लैक बक चिंकारा. ठीक है, तो ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्लैक बक लेकर आए हैं. एंड देन द प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इट इज ऑल्सो अ नेशनल बर्ड ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. तो राजस्थान की स्टेट बर्ड भी कहा जाती है. ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लेकर आए. एंड हिमालय में जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन बचाने के लिए हम यहाँ पर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लेकर के आए हैं. सो दीज आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स
एंड इस प्रोजेक्ट्स में हम क्या कर रहे हैं बेटा, इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेकर के हम आए हैं, ठीक है। तो देयर इज बिन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। सो दीज आर द स्पेसिफिक मोड प्रोजेक्ट। डरने की बात नहीं है, हम ये सारे प्रोजेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, वी हैव टू फोकस ऑन दिस ओनली, द प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नाउ सी हियर, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल इन अ एनवायरनमेंट या फिर इन अ फॉरेस्ट। किसी भी जंगल में टाइगर का बहुत अहम रोल होता है। इट इज़ ऑल्सो अ की स्टोन स्पीशीज, ठीक है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस इकोसिस्टम। इसके रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ, 2 मिनट आप बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आराम से इस एग्जाम्पल को समझना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, पानी तो पीने दो यार, 2 मिनट पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कहानी सुनाते हैं, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, देखो बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर इज बेसिकली, आई हैव टोल्ड यू, टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में बेटा यहाँ पे लाया गया था कि 1973 में जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने रियलाइज़ किया कि टाइगर की पॉपुलेशन हैड ड्विल्डल्ड टू 1827, ठीक है, फ्रॉम एस्टिमेटेड 55,000, ठीक है। तो 55,000 जो पॉपुलेशन है टाइगर की, वो कितनी हो गई बेटा, 1827 हो गई 1973 में। बहुत चिंता का विषय था कि यार 55,000 से 1827, मतलब कितनी सारी संख्या, कितना ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। उसके लिए क्या हुआ बेटा कि हमने रिसर्च किया, पता किया कि इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या कारण है। उसमें हमें पता चला बेटा टाइगर की स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे पोचिंग हो रही थी फॉर ट्रेड्स, श्रिंकिंग हैबिटेट्स, उनके खाने के लिए डियर जो उनके एनिमल होता है वही नहीं है खाने के लिए। देन डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रे बेस है जिसको शिकार करके शेर खाना खाता है, जो टाइगर है, ठीक है, जो टाइगर है वो खाना खाता है, उसके पास है ही नहीं, प्रे बेस ही नहीं है, तो सर्वाइव कैसे करेगा, ठीक है। ये कारण है। एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, जिससे कि इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ टाइगर्स पॉपुलेशन, ठीक है। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन इन देयर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। तो ये आपको पता होना चाहिएगा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम टाइगर के बोन को, टाइगर की स्किन को हम यूज़ करते हैं। इस कारण से जो टाइगर की पॉपुलेशन है बेटा बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिक्लाइन होती हुई हमें देखने को मिलता है, स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज़, और ख़ास करके इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज़ होता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टेटस सिंबल। मैंने आपको बताया कि हम टाइगर को मारते थे, उससे हमारा रुतबा बढ़ता था, हमारा शौर्य बढ़ता था राजा महाराजा का, ठीक है, हंटिंग पे जाया करते थे। तो इस कारण से इनकी जो पॉपुलेशन है बेटा बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई, एंड दिस लीड टू दी पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इसके एक्सटिंक्शन होने लग गया। इस कारण से हमने बेटा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को हमने क्या किया, लॉन्च किया, ठीक है। नाउ कम हियर, नाउ सी हियर। तो सिंस इंडिया एंड नेपाल जो है बेटा, इट इज़ वन ऑफ द 2/3 हमें सर्वाइविंग टाइगर्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर द टाइगर, ठीक है। लगभग 2/3 जो सर्वाइविंग टाइगर की पॉपुलेशन हमें वो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में देखने को मिलती है। एंड दीज टू नेशंस बिकम प्राइम टारगेट फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग्स। और इन दोनों नेशन में, कंट्री के बीच में बहुत ज़्यादा संख्या में हंटिंग एंड पोचिंग हमें देखने को मिल रही थी,
ठीक है। सो इस कारण से हमने यहाँ पे कैंपेन लेकर के आए, वाइल्ड लाइफ कैंपेन लेकर के आए, और हमने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को हमने यहाँ पर लॉन्च कर दिया। ठीक है। सो द टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव इंडेंजर्ड स्पीशीज बट ऑल्सो with equal importance as a mean of preserving the biotypes of sizable magnitudes। ठीक है। तो इनके पॉपुलेशन को बचाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। ठीक है। चलिए, तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में याद रखेंगे हम। पहली चीज़, इस 1972 में इसको हमने लॉन्च किया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही थी। क्यों डिक्लाइन हो रही थी? क्योंकि यहाँ पे हंटिंग एंड पोचिंग हो रही थी। ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इसकी हंटिंग की जा रही थी। ठीक है। एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, स्किन इसकी यूज़ की जा रही थी। ठीक है। तो ये सारे रीज़न हैं। और इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है, लगभग 2/3 इनकी पॉपुलेशन बची थी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें हंटिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी। तो इस कारण से हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको लॉन्च किया। ठीक है। और हमने बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स को भी इस्टेब्लिश किया है इंडिया में। ठीक है। तो कौन कौन से रिजर्व्स हैं? जैसे बेटा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। कहाँ पर है बेटा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। दूसरा है बेटा माइनस टाइगर रिजर्व्स इन आसाम। ठीक है। तो आसाम में माइनस टाइगर रिजर्व है। ठीक है। देन केरला में कौन सा बेटा? पेरियार। केरला में कौन सा है? पेरियार। मेरे साथ ही याद करो, अच्छे से याद करो, है ना, एक एक चीज याद करो। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, मानस टाइगर रिजर्व आसाम, पेरियार इन केरला, सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान। ठीक है। तो राजस्थान में क्या है? क्या है बेटा? सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, एंड एक और है बेटा बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश। ठीक है। बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश। ठीक है। बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश। ठीक है। तो एमपी बांधवगढ़ हमें देखने को मिलता है। दिस इज वन ऑफ द टाइगर रिजर्व्स। तो ये सारे टाइगर रिजर्व्स को याद रखिएगा। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, माइनस टाइगर रिजर्व आसाम में है, पेरियार बेटा केरला में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेटा राजस्थान में है, सुंदरबन नेशनल पार्क हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इन टाइगर रिजर्व्स के मैप वर्क पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ से मैप अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है। मैप यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे, और फिर इसके बाद हम कुछ टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। नाउ सी द क्वेश्चन, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 2010, एंड ऑप्शन डी 1982। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेटा? ठीक है। आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, क्या होगा सही आंसर। तो द राइट आंसर विल बी द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। मैंने आपसे बताया था इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, तो 1972 में यहाँ पर हमने इस एक्ट को पारित किया। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? ऑप्शन ए इज राजस्थान, ऑप्शन बी इज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन सी इज गुजरात, एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट बंगाल। तो वेयर इज सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है। तो द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान में हमें सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए। द क्वेश्चन इज, आई होप दिस इज क्लियर। Assertion is tiger population has reduced rapidly in India from 55,000 to just 8027 in 1973। ठीक है। तो 55,000 to 1827 in 1972,
and the reason is increase in demand of traditional medicine in Asian countries led to the large scale poaching of the tigers. तो what is the reason? Yes, the reason is right for the assertion and दोनों statement यहाँ पर सही है and reason justify the statement one, that is the assertion. तो answer A is the right answer. Both A and R, true and R is the correct explanation of A. ठीक है, I hope this is clear. चलिए, तो यहीं पे हम क्लास बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट. टिल देन अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रिवाइज करिए. यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये चैप्टर आई होप बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. जय हिंद, जय भारत, थैंक यू.